गरीब दर्जी भाभी की ननंद के लिए आया अमीर रिश्ता। बस भगवान जी, किसी भी तरह माया जी को मेरी ननंद पसंद आ जाए और आज उनका रिश्ता लग जाए। अनीता ये सोच ही रही होती है कि तभी माया उसके गरीब घर को देखकर कहती है, देखो अनीता, मैंने अपने दोनों बेटों को लाखों रुपए लगाकर पढ़ाया लिखाया है, इसलिए मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी भी लगी है। फिर तो मेरे दोनों बेटों के लिए खुद ही पैसे वाली पार्टियों के घर के रिश्ते आएंगे जो दहेज भी देंगे। मैं मानती हूँ माया जी, मगर मेरी ननद में कोई खोट नहीं। वो तो बात की बात है। फिर तुम ठहरी ये गरीब दर्जी, मैं जितना मांगूंगी उतना दहेज भी नहीं दे पाओगी। माया जी, मैं अपनी तरफ से अपनी ननद की शादी के लिए आपके बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं करूंगी। और फिर बेटियां तो भगवान का दिया हुआ दान है, इससे बड़ा दहेज और क्या होगा माया जी, जो एक पिता अपने कलेजे के टुकड़े को विदा कर देता है। देखो अनीता, अगर तुम अपनी दोनों ननद की शादी के लिए दहेज नहीं दे सकती हो तो ये रिश्ता नहीं हो सकता। चलो करण, वरुण, चलो। माया अपने दोनों बेटों के साथ वहां से उठकर चली जाती है। अनीता अपनी दोनों ननद का चेहरा देखती है, जिसके बाद बेचारी उस गरीब भाभी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। वो डबडबाई आंखों से दीवार पर अपने पति की तस्वीर देखकर कहती है, अजी तुमने देखा, आज फिर एक गरीबी के चलते ये रिश्ते वाले भी मुझ गरीब भाभी की हीरे जैसी ननद को ठुकरा कर चले गए। चुप हो जा बहू, रोने से क्या होगा, तेरी दोनों ननद के भाग्य में जो लिखा है वही होगा। वैसे भी मैंने तो इन दोनों को सिर्फ जन्म दिया है, इनकी किस्मत नहीं लिखी, क्योंकि वो विधाता लिखता है। माँ जी, ऐसे में अपनी अखिलेशी को दिया वादा कैसे निभाऊंगी। अनीता रोते हुए बीते दिनों को याद करने लगती है। 2 साल पहले। नीलम, गौरी, ये देखो, मैंने तुम दोनों के लिए सूट सिला है, पहनकर दिखाओ। अरे वाह भाभी, ये सूट तो बड़ा ही सुंदर है। दोनों सूट पहनकर आती हैं। इतने में अखिलेश मिट्टी में सने गंदे कपड़े पहने घर आता है। अखिलेश भैया, आप आ गए? ये देखो, भाभी ने हम दोनों के लिए कितना सुंदर सूट सिला है। मैं तो कहती हूँ अनीता भाभी, आप दर्जी का काम क्यों नहीं शुरू कर देती? अखिलेश जी, घर में दर्जी का काम शुरू करूं तो कैसे करूं? देखो ना, मुझे जो सिलाई माँ ने शादी में दी थी वो पड़े पड़े जंग खा रही है। मशीन चलती रहेगी तो खराब नहीं होगी और 4 पैसे भी घर आ जाएंगे। नहीं अनीता, अभी तो तुम सबको कमा कर खिलाने के लिए मैं जिंदा हूँ। ये लो, कुछ पैसे रख लो, कल गौरी और नीलम को देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो नाश्ता पानी मंगा लेना। जी अच्छा। अगले दिन गौरी और नीलम को देखने रिश्ते वाले आते हैं, मगर दहेज के चलते रिश्ता कट जाता है। अखिलेश परेशान रहने लगता है। अजी, खाना खा लो। अनीता, मुझे भूख नहीं, जाने मेरी दोनों बहनों का घर कब बसेगा। देखो जी, आज के जमाने में बिना दहेज के अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं। मुझे अपनी थोड़ी मदद करने दो, मैं घर में दर्जी का काम कर लूंगी। देखो अनीता, अगर कल को मुझे कुछ हो जाए या मैं ना रहा तो मेरी बहनों का कन्यादान तुम कर देना। अखिलेश अनीता को मना करके खुद दिन भर गोदाम में अनाज की बोरियां ढोता और उसके बाद कोयले की खदान में काम करता। मगर एक दिन काम करते हुए उसकी जान चली गई और सारी जिम्मेदारी अनीता पर आ गई, जिसके बाद उसने दर्जी का काम शुरू कर दिया। बीती बातों से बाहर निकलकर अनीता अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछती है। बस अब मैं और नहीं रोऊंगी, अखिलेश जी को दिया वादा पूरा करूंगी। अपनी दोनों ननंद की शादी अच्छे घर में करने के लिए अगर मुझे दहेज जोड़ने में दिन रात एक करके कपड़े सीने पड़े तो भी मैं सियूंगी। अपनी दोनों ननंद को अच्छे घर में ब्याहने के लिए वो गरीब दर्जी भाभी दिन रात आंखें खड़ा कर कपड़े सीती और ब्लाउज तुरपाई भी करती। फिर एक दिन अमीर शांति उसी गांव में एक शादी में आती है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है, उसके पाँव में पत्थर से ठेस लग जाती है। वो गिरने ही वाली होती है, तभी गौरी और नीलम उसे बचा लेती है। संभल कर, माँ जी आप ठीक तो हैं? हाँ बेटी, तुम दोनों ने मुझे गिरने से बचा लिया, तुम्हारा शुक्रिया। माँ जी, हम कौन होते हैं किसी को बचाने वाले? बचाता तो विधाता है, बस वो हम जैसे गरीबों को सहारा बनाकर भेजता है। अच्छा चलते हैं, नमस्ते। कितने संस्कार भरे हैं दोनों में, आज के समय में ऐसी लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलती। शांति नीलम गौरी के घर का पता मालूम करके शांति रिश्ता लेकर आ जाती है, जहां अभी उनकी गरीब दर्जी भाभी कपड़े सी रही होती है। तभी दरवाजे पर खड़ी होकर शांति कहती है, सुनिए, क्या मैं दर्जी अनीता का घर यही है जिसकी 2 ननंद हैं? जी हाँ, आइए माँ जी, आइए ना, कुछ सिलवाना है क्या, कहिए।
ब्लाउज, सूट, ब्राइडल लहंगा वगैरह? नहीं बेटी, बड़े खास मकसद से आई हूँ, अपने दोनों बेटों का रिश्ता तुम्हारी ननंद के लिए लेकर। अब पता चला कि उन दोनों में वो संस्कार कहाँ से भरे हुए हैं, तुमने जो उन्हें संस्कार दिए हैं। भगवान की दया से मेरे घर में रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ है, बस घर संभालने वाली चाहिए। मेरी झोली में अपनी दोनों ननंद को डाल दो। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ननंद के लिए इतने बड़े अमीर घर से रिश्ता आएगा। जैसे भगवान ने पूरी दुनिया भर की खुशी आज मुझ गरीब की झोपड़ी में ही भेज दी हो। गौरी, नीलम, देखो शांति जी ने तुम दोनों को अपनी बहू के रूप में पसंद किया है। हमने सब कुछ सुन लिया भाभी, मगर माँ जी बस एक विनती है। हमारी गरीब दर्जी भाभी ने बहुत दुख उठाकर इस परिवार की जिम्मेदारियां चलाई हैं, वो दहेज नहीं दे पाएंगी। मुझे दहेज नहीं चाहिए बेटी, बस तुम दोनों शादी के एक जोड़े में बहू बनकर मेरे घर आ जाओ। शांति दोनों को शगुन की चुनरी उड़ाकर रिश्ता पक्का कर देती है। थोड़े दिन में दोनों की हल्दी मेहंदी भी शुरू हो जाती है। आज तो ये गरीब दर्जी भाभी अपनी दोनों ननंद को रज रज के हल्दी लगाएगी, ताकि तुम दोनों की जिंदगी में खुशियों का ऐसा निखार चढ़े जो कभी ना उतर सके। तभी शांति उनकी शादी का जोड़ा लेकर आती है। अनीता, ये लो तुम्हारी दोनों ननंद की शादी का जोड़ा। मगर माँ जी, जोड़ा मैं खरीद लेती। देखो अनीता, अब तुम्हारी दोनों ननंद मेरे घर की बहू बनने जा रही हैं, इसीलिए हम दोनों की इज्जत बटी हुई है। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। अनीता हाथ जोड़कर शादी के जोड़े के लिए शुक्रिया करती है। तभी आधी रात को उसे कुछ काटने की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है? हे भगवान, इन चूहों ने तो मेरी दोनों ननंद की शादी का जोड़ा काट दिया। बेचारी अनीता भर्राई आंखों से दोनों कटे हुए शादी के जोड़े को देखने लगती है, जिसके बाद उसे सारी रात नींद नहीं आती। शांति जी ने मेरी दोनों ननंद के लिए कितनी खुशी से ये महंगा लहंगा बनवा कर दिया था, मगर चूहे ने जगह जगह से इस शादी के जोड़े को काट दिया है। अब मुझे इसे ठीक करना होगा। अनीता अपनी दर्जी होने का दिमाग दौड़ाती है और सुबह होते ही वो बाजार जाकर लहंगे में लगाने के लिए मोती, कटरा खरीद लेती है और दोनों लहंगों को ठीक करने के लिए सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और काटे हुई जगह पर अस्तर लगाकर वो मोती से उसे बहुत ही बारीकी से फूल और दुल्हा दुल्हन बना देती है, जिसके वो शादी का ब्राइडल जोड़ा और भी खूबसूरत लगने लगता है। शादी के दिन जब नीलम और गौरी उस लहंगे को पहनती हैं, तभी अरे अनीता भाभी, ये शादी का ब्राइडल लहंगा कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा। मुझे तो ये ब्राइडल लहंगा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी ने बड़ी मेहनत लगाकर ठीक किया है, वरना तो इसे चूहों ने ही काट दिया था। ये सुनकर दोनों बड़ी खुश होती हैं। तभी तो हमारा ब्राइडल लहंगा इतना सुंदर लग रहा है। हमारी दर्जी भाभी सारी बारीकी इस ब्राइडल लहंगे में जो उतार देती है। चलो, बारात आने वाली होगी, मैं तुम दोनों को तैयार कर देती हूँ। अनीता अपनी दोनों गरीब ननंद का बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल मेकअप करके उन्हें शादी के मंडप में ले आती है, जहाँ शांति के दोनों बेटों से उनकी शादी हो जाती है और आंखों में आंसू भरकर अनीता उनकी विदाई करती है। शुक्रिया भाभी, हमारे लिए आप इतना कुछ करते हैं। अब हम जा रहे हैं भाभी, आपकी बड़ी याद आएगी। भाभी, अपना और माँ का ख्याल रखना। जाओ मेरी प्यारी ननंद, भगवान तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशियां मिले। खुश रहना। अखिलेश जी, आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अनीता अपनी दोनों ननद की शादी अच्छे घर में कर देती है, जहां वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहती हैं। अनीता आज भी दर्जी के काम से लोगों के कपड़े सिलकर घर की जिम्मेदारियां उठा रही है। माफ करना सरजू भाई साहब, मगर काली लड़की को बहू बनाकर मुझे अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। चल बेटा। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी बेटी को मत ठुकराइए। जानता हूँ मेरी कविता का रंग थोड़ा दबा हुआ है, मगर मेरी बेटी मन से हीरा है, हीरा। कादम्बरी उठकर चली जाती है। कविता की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। देखा बापू, इस बार भी रिश्ते वाले मुझे देखकर छोड़ गए। मेरा ब्याह नहीं होगा बापू, कभी नहीं होगा। पता नहीं भगवान ने मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है। समय बीतता है। फिर एक दिन लीलावती कविता को देखने आती है। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी एकदम काली है, मगर मैं इसे अपने घर की बहू बनाने को तैयार हूँ। बस आप 10 लाख रुपए दहेज दे दीजिए। 10 लाख? लीलावती जी, मैं गरीब इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा?
ये घर बेचकर मैं आपको 2 लाख दे दूंगा और चेन अंगूठी भी दूंगा। अब मेरे नकारे निकम्मे बेटे के लिए मरे से मरा 2 लाख दहेज भी मिल रहा है तो इन्हें क्या पता मेरा बेटा कमाता धमाता नहीं है, जिससे उसकी शादी भी नहीं लग रही है। दहेज के लालच में लीलावती रिश्ता पक्का कर देती है। बापू, मेरे ब्याह के लिए आप ये घर बेच दोगे तो कहाँ रहोगे? बिटिया, बस तेरा घर संसार बस जाए, मेरा क्या है। वैसे अब क्या इन मुर्गियों को ससुराल लेके जाएगी? देख कैसे चिपटी हैं तुझसे। हाँ बापू, मैं अपनी मुर्गी को अपने साथ ससुराल ले जाऊंगी, वरना इन्हें दाना पानी कौन खिलाएगा? अच्छा ठीक है, बड़े जोरों की भूख लगी है, क्या बनाया है? बापू, मिर्च और आधा प्याज पड़ा था, तवा ऑमलेट और रोटी बनाया है। बेटिया, तेरे हाथों से बना ये तवा आमलेट का स्वाद तो जैसे 1 नंबर है। थोड़े दिन में कविता शादी करके ससुराल आ जाती है। आहा, आओ आओ मेरे घर की लक्ष्मी, तुम्हारा स्वागत है। जैसे ही कविता गृह प्रवेश करके अंदर आती है, उसकी सारी मुर्गी भी शोर करती अंदर आ जाती हैं। बहू, इन मुर्गियों को भी दहेज में साथ लाई है क्या? अरे अच्छा ही तो है, भाग्यवान इन मुर्गियों से बहू का दिल लगा रहेगा। ऐसे ही समय गुजरता है। कविता घर से दहेज में मिले पैसे से लीला अपने लिए महंगी साड़ी गहने खरीदती है, जिससे महीने भर में पैसे खत्म हो जाते हैं और अब वो खाने पर भी मोहताज हो जाते हैं, जिससे लीलावती अपनी काली बहू पर अत्याचार करने लगती है। अरे ओ एरोटा, ये क्या कर रही है? माँ जी, मुर्गियों को दाना खिला रही हूँ। यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हैं और तू इन मुर्गियों को दाना पानी खिला रही है। अब तेरी ये मुर्गियां और मेरे घर में नहीं रहेंगी। जब से आई हैं मरजानियों ने गंद मचा रखा है। चल हर हर हर। लीला सामने पड़ी सिंक की झाड़ू बेचारी मुर्गियों पर बरसाने लगती है और उन्हें हाँक कर घर से बाहर भगा देती है। वह रात भर बाहर ठंड में ठिठुरती हैं। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मुर्गियों को बचा लीजिए, वरना वो ठंड से मर जाएंगी। मगर तेरी मुर्गियों को इस घर में रखने से मेरा क्या फायदा? माँ जी, मैं अपनी मुर्गियों के अंडे से तवा ऑमलेट बनाकर बेचूंगी और सारे पैसे आपको दे दूंगी। अब लीलावती मुर्गियों को घर में रहने देती है। अगले दिन से कविता मुर्गियों के दिए अंडों से अपना तवा ऑमलेट का व्यापार शुरू करती है। दिन भर फुटपाथ के किनारे खड़ी वो आवाज लगाती है, आओ आओ प्यारी प्यारी लोगों और खाओ ठंडे में अंडे का तवा ऑमलेट, गर्मा गर्म स्वादिष्ट तवा ऑमलेट। हे भगवान, आधा दिन हो गया मगर अभी तक कोई भी मुझ गरीब काली बहू के तवा ऑमलेट खाने नहीं आया। अगर कमाई नहीं हुई तो माँ जी मुझे मेरी मुर्गियों को घर से निकाल देंगी। मुझे कोई और जगह देखनी होगी जहां मेरे ऑमलेट की बिक्री हो जाए। ये सोचकर वह गरीब बहू रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। यहाँ अच्छी भीड़ भाड़ है, यहाँ मेरा तवा ऑमलेट की रेडी चल जाएगी, बस भगवान दया करना। कविता रेलवे स्टेशन पर खड़े लोगों को आवाज लगाने लगती है, तवा ऑमलेट बोलो भैया, ये ठंडे में अंडे का गर्मा गर्म तवा ऑमलेट। तभी स्टेशन पर खड़े लोग कविता को तवे पर ऑमलेट बनाते देखकर वहां आते हैं। सुनो, जरा जल्दी से एक तवा ऑमलेट बनाना। साहब जी, तीखा कम या ज्यादा सादा ऑमलेट या मिर्च प्याज वाला? प्याज वाला और मिर्च जरा ज्यादा डालना। 2 अंडों का तवा ऑमलेट हमको भी बना देना, मिर्च प्याज मत डालना, एकदम सादा बटर वाला बना देना। जी अभी बनाती हूँ भैया जी। कविता जल्दी से दोनों को उनके पसंद का तवा ऑमलेट बनाकर देती है, जिसे खाकर वह उसकी खूब तारीफ करते हैं। गजब का स्वाद तवा ऑमलेट है भैया। बहन जी, आप तो बहुत ही बढ़िया ऑमलेट बनाती हैं, स्वाद आ गया। कितना हुई गवा? जी आपके बटर तवा ऑमलेट के 20 रुपए हो गए। अरे ये तो बहुत सस्ता है। बहन जी ये लीजिए 20 रुपया। उन दोनों ग्राहकों के बाद उस गरीब काली बहू की रेडी पर रेलवे स्टेशन के बहुत सारे लोग उसके बनाए स्वादिष्ट तवा ऑमलेट खाने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। देखते ही देखते कविता की रेडी खाली हो जाती है। हाथों में अपनी पहली कमाई को लेकर उस बेचारी काली बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान का शुक्र है, इस रेलवे स्टेशन पर तो कुछ ही घंटों में मेरे बनाए सारे तवा ऑमलेट बिक गए। कल से मैं अपनी रेडी पर और ज्यादा अंडे बढ़ाकर लाऊंगी ताकि तवा ऑमलेट बनाते वक्त अंडे ना घटे। जैसे ही कविता घर आती है, उसकी सास उसकी सारी कमाई छीन लेती है। ला दे मुझे ये सारे पैसे, कितने की कमाई हुई? माँ जी आज पहला दिन था ना, मगर 1000 रुपए की कमाई हो गई है।
हाँ हाँ ठीक है, चल जाकर मेरे लिए भी 4 अंडों का तवा ऑमलेट बनाकर ला, मैं भी खाकर देखूं तेरी काली कलूटी करमजली बहू ऐसा भी क्या ऑमलेट बनाती है। जी माँ जी। अम्मा, आधे पैसे मुझे भी दे दो। हाँ तू जाकर पौआ पी, जा ये ले 50 रुपए। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कविता अपनी ससुराल के काम निपटाती और फिर रेलवे स्टेशन जाकर अंडों की रेडी लगाकर दिन भर लोगों को तवा ऑमलेट बनाकर खिलाती। इसी तरह हर दिन एक पांव पर नाचते उस बेचारी का दिन बीतता। फिर एक दिन उसके ठीक बगल में एक और ऑमलेट वाला दुकान खोल लेता है, जिसकी वजह से बहुत कम कमाई होती है। ला दे, आज कितने की कमाई हुई? माँ जी बस 20 रुपए के ही ऑमलेट बिक पाए। गुस्से में लीला अपनी बहू के बाल पकड़कर उसका सर दीवार पर मार देती है। आह माँ जी मुझे मत मारिए। क्यों री काली कलूटी करमजली, दिन भर तू रेलवे स्टेशन पर रेड़ी लगाकर बस ये चिल्लड़ कमाकर लाई है? मैं क्या भिखारन हूं या फिर नोट दुबका रखे हैं कहीं? नहीं माँ जी, मैं मेहनत से ऑमलेट बेचकर जो भी कमाती हूँ सारे पैसे आपको दे देती हूँ, मगर कुछ दिनों से मेरे दुकान के बगल में ही एक और ऑमलेट वाले ने दुकान खोली है। इसी वजह से मेरे बंधे बंधाए ग्राहक घट गए और तवा ऑमलेट की बिक्री भी। तो फिर तू कोई नया पैतरा आजमा, वरना मैं तुझे और तेरी मुर्गियों को इस घर से खदेड़ने में जरा भी नहीं सोचूंगी। अगले दिन फिर से कविता रेलवे स्टेशन पर आकर तवा ऑमलेट बनाती है। तवा ऑमलेट खाओ, तवा ऑमलेट, गर्मा गर्म स्वादिष्ट ऑमलेट। क्या करूं, आज भी ऑमलेट नहीं बिके। क्यों ना अगर मैं ब्रेड तवा ऑमलेट बनाकर बेचूं तो लोगों को कुछ नया खाने को मिलेगा। ये सोचकर वह गरीब काली बहू रेलवे स्टेशन की ही एक दुकान से ब्रेड की पैकेट खरीद कर लाती है और तवा ब्रेड ऑमलेट बनाती है, और साथ ही प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली ट्रेन में खिड़की पर बैठे लोगों को ऑमलेट बेचती, जिससे उसकी कमाई फिर बढ़ जाती है। तवा ऑमलेट के स्वाद से वह सभी का दिल जीत लेती है, मगर लीलावती उसे कोसती रहती है। अरे ओ मेरी कल्लो बहू, ये कैसा ऑमलेट बनाया है तूने? पूरे में नमक भरा है, आज तो तू गई। माँ जी गलती से नमक थोड़ा बढ़ गया, माफ कर दीजिए। लीला जैसे ही कविता पर हाथ उठाती है तभी बुधन बीच में आ जाता है। खबरदार, जो आज बहू पर हाथ उठाया तो शर्म नहीं आती? एक तो तुम दोनों माँ बेटे इस बेचारी की कमाई खा रहे हो। क्यों बहू, इतनी मेहनत करके भी तो इनकी गालियां क्यों खा रही है? क्योंकि मुझे भगवान पर भरोसा है बाबूजी। आज अगर मैं दुख झेल रही हूँ तो कल वो मुझे सुख भरे दिन भी दिखाएगा। जैसे मैं सासू माँ को अपनी माँ मानती हूँ, वो मुझे कभी तो बेटी मानेंगी। ये सुनकर लीलावती की आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं। भराए मन से वो कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। माँ जी ये क्या कह रही हैं आप? मेरी माँ है, मेरे आगे आप हाथ मत जोड़िए। अब लीला कविता के लिए अपने बर्ताव को बदल देती है। वहीं रमेश भी पीना छोड़कर सुधर जाता है और दोनों साथ मिलकर रेलवे स्टेशन पर तवा ऑमलेट की रेड़ी लगाते हैं।